मेघमन सर। यस यस, आइए। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार धनवंत है। सुनील कुमार धनवंता। तो सुनील, कुछ परिचय दीजिए अपना। सर जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा नाम सुनील कुमार धनवंता है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर का निवासी हूँ। जयपुर। और जी सर। और मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है और उसके बाद में मैंने अभी आईआरएस भारतीय रेल लेखा सेवा में ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बैडमिंटन के जो शटल कॉक होता है उसको बनाने के लिए जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो बतखों के पंख होते हैं, उनको मारा जाता है। कई जगह इशू उठाते हैं कि पश्चिम बंगाल साइड में एक जगह ऐसी जगह है जहाँ पे बतखों को मासिव लेवल पे मारा जाता है और उनके पंखों से वो शटल कॉक बनाया जाता है। सर ये एनिमल जो है उनके खिलाफ अत्याचार है और ये हमारी नैतिकता के खिलाफ हो सकता क्या समाधान है इसका? है। सर इसका सिंथेटिक मटेरियल यूज़ किया जा सकता है सर इसके लिए। अभी कुछ प्रयास हुए इस मामले में? सर अभी जो योनेक्स है, जो जापानीज कंपनीज है, वो सर इस मामले में सर काफ़ी प्रयास कर रही है सर। आप भूगोल के विद्यार्थी रहे हैं और आपका बॉलीवुड सॉन्ग सुनना शौक है। जी सर। मुझे ऐसे 5 गाने बताइए जिनमें बॉलीवुड के सॉन्ग हो और भूगोल से उनका लिंक बनता हो। जैसे हवाओं के बारे में हो, बरसात के बारे में हो, ज्वार भाटा के बारे में हो। सर एक तो है वो हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ठीक है। एक है नीले नीले अंबर से, सागर जैसी आंखों वाली। और सर मेरा भूगोल का काफ़ी योगदान आता है गानों में भी। जी सर, भूगोल को हमेशा हवाओं को, चांद को, पृथ्वी को सर काफ़ी गानों में सर लिरिक्स में शामिल किया जाता है सर। चलिए आखिरी सवाल बताइए, अब तक के जीवन के आपके सबसे अच्छे 5 मोमेंट्स कौन से हैं? सर मेरे जो सबसे अहम पल है मेरी लाइफ का, वो है मेरे 10th का रिजल्ट। जब मेरी परसेंटेज बनी थी, मैंने आसपास के क्षेत्र में टॉप किया था, वो मेरा पल एक बिल्कुल बदलने वाला मोमेंट था मेरी लाइफ को। एक पल वो है। उसके बाद मेरे आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में जब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, सर अभी तो यही पल है। और ख़ासकर जब मेरी फैमिली अचीव करती है, क्योंकि मैं एक सबसे घर में सबसे बड़ा हूँ और फैमिली मेरे छोटे भाई हैं, वो कुछ अचीव करते तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। जब मेरा छोटा भाई जब उनका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे सर मेरे सिलेक्शन से ज़्यादा खुशी हुई थी सर। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छे मोमेंट थे। ऐसे 5 लोग जिनका आपके जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान रहा हो। सर सबसे पहले तो मेरे माता पिता और फैमिली, उसके बाद में जो मेरे मोटिवेटर्स रहे, टीचर्स, उनका योगदान बहुत काफ़ी रहा है। एक मेरे स्कूल के टीचर हैं जिन्होंने, जब मेरे घर पे लाइट नहीं थी 10th क्लास में, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा 3-4 महीने तक एग्ज़ाम के पहले। तो उनको सर मैं बहुत योगदान मानता हूँ अपनी लाइफ में। और साथ में जो मेरे जेई की कोचिंग थी, उनके डायरेक्टर जिन्होंने मुझे फ्री में पढ़ाया सर, तो उनका योगदान है। साथ में जो मैं प्रेरणा जिनसे ग्रहण करता हूँ, अब्दुल कलाम हैं, BR अम्बेडकर हैं, विवेकानंद हैं, तो सर इनका मैं काफ़ी योगदान मानता हूँ मेरी लाइफ। ठीक है सुनील, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप राजस्थान से आते हैं जी। राजस्थान में कुछ साल पहले ग्वार की खेती पे बहुत जोर था और फिर देखा गया कि कुछ दिक्कतें आई किसानों को उस खेती से। क्या मसला था, क्यों एकदम से उछाल आया था, क्यों लोग ग्वार की खेती करने लगे थे और अब क्या दिक्कत है? मैम जो ग्वार का है, वो जो बियर बनाने में जो शराब के कारखाने होते हैं, उसमें ग्वार को एक कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। मैम वहाँ से डिमांड बढ़ी थी, इसकी वजह से काफ़ी जगह ग्वार की खेती। बियर की वजह से डिमांड बढ़ी थी या एक्सपोर्ट में यहाँ पे कुछ रोल था ग्वार का? मैम मुझे पूरा आइडिया नहीं है। शेल गैस से लिंक कर सकते हैं आप? यस मैम, यस मैम। ठीक है, बताइए। यस मैम, जो शेल गैस का एक्सट्रैक्शन होता है, वहाँ पे कुछ ग्वार का यूज़ होता है, मुझे इतना आइडिया मैम थोड़ा। तो फिर वापस से मंदी क्यों आई है ग्वार की तरफ? अब इतना रुझान क्यों नहीं है किसानों का? मैम मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। एक मैं सिचुएशन दे रहा हूँ आपको कि अज्यूम कीजिए कि अभी हम 100 साल पहले भारत में होते हैं, तो अभी क्या माहौल होता भारत का? सर जैसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ, एक तो सर वहाँ पे अंग्रेजों का शासन होता। एग्जैक्ट बताइए, आपने पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है? सर 1920 के माहौल की बात जैसे कर रहे हैं। अंग्रेजों का शासन था, असहयोग आंदोलन उस टाइम पे चल रहा था, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। साथ में किसान आंदोलन भी वहाँ से शुरू हो चुके थे। और जो दलितों के उद्धार के लिए योजनाएं हैं, जो दलित उद्धार आंदोलन है, वो भी सर शुरू हो चुके थे। साथ में सर महिलाओं के उद्धार के आंदोलन भी थे। और राजनीतिक हलचल कैसी थी? समझा नहीं मैं सवाल। अच्छा कोई बात नहीं। जेएनयू के बारे में बड़ा सुनते हैं कि देशद्रोही विश्वविद्यालय है, टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ काम करता है और
वहाँ का प्रेसिडेंट कहता है कि देश को तोड़ देंगे, अफजल गुरु की याद में नारे लगाएंगे। कि आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थितियों को देखते हुए इसको बंद कर देना चाहिए? सर ऐसे मुद्दे सामने आए हैं, जैसे 2016 में इवेंट हुआ था, उसके बाद में काफ़ी इस पे विरोध प्रदर्शन हुआ था, काफ़ी सरकार में बातें भी आई हैं, पब्लिक में आई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ कि वहाँ पे नारे लगे हों। और मेरा ये मानना है कि सर अगर किसी ने देश के खिलाफ बात किया है तो उस पर प्रॉपर चार्जेस लगा के उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन सर जेएनयू में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद में जब से इसकी स्थापना हुई है, कब हुई थी सर? 1969 में। ठीक है। तो उसके बाद में जेएनयू ने सर देश के विकास में काफ़ी योगदान दिया। यहाँ पे पॉलिटिशियन यहाँ से निकलते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज भी अगर सरकारी विभागों में देखें तो जेएनयू का काफ़ी योगदान है वहाँ पे। तो सर एक आधार पर, एक छोटे से आधार पर कि 2 से 3 लोग 4 लोग वहाँ पे नारे लगा दिए, गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को सर इसके आधार पर बंद नहीं किसी विश्वविद्यालय का योगदान ऐसे नाप सकते हैं कि वहाँ से नेता और ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं? वो तो कहीं से भी निकल जाते। अगर वैज्ञानिक निकलते अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के, नोबेल प्राइज मिला हो तो नोबेल प्राइज भी मिला है, बड़ा काम किया है। IAS कहीं से भी निकल सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर मैं आपको और भी अचीवमेंट गिनाना चाहता हूँ जेएनयू की सबसे अच्छी 3 बातें बताइए जो बाकी विश्वविद्यालयों में नहीं मिलती हैं। सरकारी बात मत कीजिए, जो आपने एक्सपीरियंस किया बाहर है वो बताइए। सर एक तो जेएनयू का जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है सर, वहाँ के प्रोफेसर काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स होते हैं सर, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। साथ में सर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो लैब्स में आपको, जैसे मैं ज्योग्राफी में था तो मैंने 6 महीने 1 साल के लिए एक्सपीरियंस किया था। वहाँ पे जो मशीनें हैं, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पे मैप्स हैं, बहुत उत्तम क्वालिटी के अवेलेबल होते हैं। तीसरा सर, और साथ में सर वहाँ का माहौल रहने का, वहाँ पे सहयोग का माहौल पाया जाता है। अगर आप जूनियर सीनियर है, वहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। हर जूनियर्स की बिल्कुल हेल्प की जाती है, हर मामले में सीनियर आके हेल्प करते हैं। सर वहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ सकते हो। इतनी सारी सुविधाएं और उसके बाद रहने के लिए 10 रुपये महीने किराया, और किराया बढ़ाया तो उसके बाद लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये अच्छी बात है? सर मुझे लगता है मुद्दा कुछ और था इसमें, क्योंकि अगर जेएनयू का फीस स्ट्रक्चर देखा जाए, जो हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर है, उसमें रूम रेंट प्लस में मेस चार्जेस, सर्विस चार्जेस, 4-5 चार्जेस आते थे। तो कुल मिलाकर पहले पर मंथ अराउंड 3000 से 3200 के आसपास खर्चा पड़ता था। लेकिन जब ये नया मैनुअल आया उसके बाद में ये खर्चा बढ़ के 6500 से 7000 के आसपास हो रहा था। अच्छा। तो सर मैं एक स्टडी जेएनयू में की गई थी कि जेएनयू में 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके फैमिली की इनकम 10,000 रुपये से कम है पर मंथ की। सर ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 10,000 से कम है और वो 7,000 रुपये पे नहीं कर पाएंगे सर। इस वजह से वहाँ पे इशू उठा था कि जो फीस वृद्धि है उसको वापस लिया जाए, गरीब स्टूडेंट्स के सारे खिलाफ हो सकती है। सुन लीजिए,